CH-261 रिया को पाने की चाहत। पीले चेहरे वाले आदमी ने थोड़ा पीछे झुकते हुए जवाब दिया, अगली बार मैं सावधान रहूंगा। लेकिन जिस मैजिशियन ने मेरे शिकार को बचाया था, क्या तुमने उसकी पहचान के बारे में कुछ पता लगाया है? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुमने तो उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। उम्मीद है कि वो बस एक रैंडम मैजिशियन हो जो वहां से गुजर रहा था। अगर उसने हमें निशाना बना लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, अधेड़ उम्र वाले आदमी ने कहा। तो मैं बस जाकर उसे मार डालूंगा। क्या तुम पागल हो? एक या दो आम आदमियों की मौत को नकली बनाना आसान है, लेकिन अगर एक मैजिशियन मर गया तो क्या तुमको लगता है कि हंटर यूनियन को पता नहीं चलेगा? बस अपने आप को कंट्रोल में रखो और यहीं रहो, अधेड़ उम्र वाले आदमी ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम हमेशा मेरे साथ सख्त रहते हो। जब उसने गड़बड़ की थी तो तुमने कुछ नहीं कहा था। तुमने उसे कभी डांटा नहीं। तुमने सभी को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन उसके बारे में क्या? पीले चेहरे वाले आदमी ने नाराजगी जताते हुए पूछा। अधेड़ उम्र वाले आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम कभी उसकी तरह सावधान नहीं रहे। वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में शक्तिशाली मैजिशियंस में साथ रह रही है, फिर भी उसने कभी किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचा। मैं उसे कहीं भी जाने से क्यों रोकूंगा? पीले चेहरे वाला आदमी खुश नहीं लग रहा था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। बस नीरज, मैंने जो कहा वही करो। छोटी बहन का शिकार करना बंद करो, तुम उनके जाल में फंस जाओगे। अगर इसमें कोई सीनियर हंटर शामिल हो गया तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। समझ गया। अधेड़ उम्र वाले आदमी के जाने के बाद नीरज बार में बैठकर पीता रहा। उसका चेहरा लगातार पीला ही रहा। उसने आधी रात को क्लब छोड़ दिया। एक शानदार नीली स्पोर्ट्स कार लेकर वो पहाड़ पर मौजूद पार्क में चला गया। पार्क रेसिडेंशियल एरिया के उत्तर में थोड़ी दूर पर था। कोई भी अपनी कार लेकर पहाड़ी पर जा सकता था और सड़क के किनारे पार्क कर सकता था, जहां से शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। रात में भी ये जगह बहुत सुंदर दिखती थी। पेड़ों पर लगी लाल जगमगाती लाइटों की वजह से ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। नीरज कार में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। उसने रियर मिरर को एडजस्ट किया और जल्दी से अपने बाल बनाए। साफ था कि वो अपने हैंडसम चेहरे का खास ख्याल रखता था। कई बार वो किसी भी मैजिक के बिना आसानी से लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता था, और आज भी वो अपना रात का डिनर बिना किसी लड़की को हिप्नोटाइज किए करने वाला था। थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद BMW धीरे से पार्किंग लॉट में आए। ये दूर दराज का पार्क इस समय रात में बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ कुछ कारें गुजर रही थीं। सफ़ेद कार नीली स्पोर्ट्स कार के बगल में रुकी और एक मेकअप और हील्स पहनी हुई लड़की कार से बाहर आए। लड़की काफ़ी मैच्योर लग रही थी। उसका लाल सिल्क का ड्रेस उसके सीने के ऊपर ऐसे बनाया गया था जैसे उसे सिर्फ रिबन से क्रॉस डिजाइन करके बांधा गया हो और उस रिबन के पार उसके गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा था। इस ड्रेस ने उसके कंधे और पीठ का बड़ा हिस्सा खुला छोड़ दिया था, जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। वो इतनी हॉट दिख रही थी कि कोई भी उसके गले के पीछे के रिबन को खोलने का इंतजार नहीं कर सकता था। नीरज ने लड़की को देखा। सीनियर द्वारा डांटे जाने के बाद वो अभी भी गुस्सा महसूस कर रहा था। जब उसने उस लड़की का ऐसा हॉट फिगर देखा तो उसकी चाहत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने लड़की को कार से बाहर आने से पहले ही उठा लिया और उसे कार के बैक सीट में फेंक दिया। हाँ, तुम इतने बेचैन क्यों हो? लड़की ने कहा, जो इसे एंजॉय कर रही थी फिर भी अनिच्छुक होने का नाटक कर रही थी। तुम मुझे जला रही हो। नीरज उसके शरीर को किसी भूखे भेड़िए की तरह चूमने लगा। उसने उसकी लगभग खुली गर्दन को खास पसंद किया। नीरज ऐसे कामों में बहुत माहिर था। जो लड़की कुछ सेकंड पहले शिकायत कर रही थी, अब सेंसेशन महसूस करते हुए कराह रही थी। वो एक्साइटेड महसूस करते हुए इस फीलिंग को एंजॉय कर रही थी। उसने आदमी की गर्म जीभ और ठंडे दांतों की छुअन को अपने सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर महसूस किया। हर एक उसके गर्दन से उसके टाइटली टक किए गए पैरों के बीच तक बिजली का झटका देने वाला था। सही समय पर उसकी गर्दन में हल्का सा चुभन आया, जिसने उसे हल्का सा कांपा दिया। हालांकि लड़की दर्द में नहीं लग रही थी, बल्कि उसे एंजॉय कर रही थी। उसका मुंह धीरे से खुला और एक सेटिस्फाइड आवाज निकली। नीरज का गला हिल रहा था, जैसे कुछ उसके पेट में उतर रहा हो। कुछ देर बाद उसने अपना ध्यान दूसरे हिस्सों की ओर शिफ्ट किया। लड़की का चेहरा साफ तौर पर पीला पड़ रहा था, लेकिन जो आवाज़ वो निकाल रही थी वो उसे और काटने की रिक्वेस्ट करने जैसा था। साफ समझ आ रहा था कि उस लड़की को भी इसमें कितना मज़ा आ रहा है। नीरज के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आंखों में प्यार भरी चमक थी, लेकिन उसके ख्याल कहीं और थे। ये स्वाद उन जुड़वा बहनों की तरह नहीं था। अच्छी चीज़ों का स्वाद चखने के बाद उसने दूसरों के खून में इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया था। वो कई अमीर लोगों में से किसी भी अकेली लड़की को एक इशारे से अपने पास बुला सकता था।
ऐसी लड़कियां अक्सर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी इनोसेंस और अच्छे बिहेवियर को खो देती थीं, जिससे उनके ब्लड की क्वालिटी पर भी असर पड़ता था। लेकिन मैं रिया को फिर से कैसे ढूंढूं? नीरज ने खुद से कहा। उसने अपनी पोजीशन रैंडमली बदली, जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स को रिलीज कर रहा हो। लड़की की लगातार कराहने की आवाज़ उसके शांत और एक्सप्रेशनलेस चेहरे से मैच नहीं खा रही थी। वो अपने इमोशंस को बहुत ही कम दिखाता था, लेकिन आज उसने लड़की के पीले चेहरे को रिया के इनोसेंट और जेंटल लुक के साथ इमेजिन करने की कोशिश की। ये अफसोस की बात थी कि उसने उनमें से एक को मार दिया था। अगर वो दोनों के साथ खेल सकता। नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैंने उस पर अपना नाइटमेयर लगा दिया है, इसलिए मैं उसे बहुत आसानी से लोकेट कर सकता हूँ। वो हमेशा तो मैजिशियन के साथ नहीं रह सकती, नीरज ने खुद से कहा। नीरज पहले से ही बड़ी बहन लक्ष्मी के साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता था, वरना वो उसका खून पागलों की तरह नहीं चूसता जब तक कि वो उसे एक्सीडेंटली उसे सूखा न देता। उसने पाया कि रिया उसे और भी अट्रैक्टिव लगती थी। उसकी नाजुक लेकिन जिद्दी पर्सनैलिटी ने उसके दिल में उसका खून एक बार फिर चूसने की इच्छा जगा दी थी। एक ब्लड ट्राइब के रूप में क्या उसे कुछ चैलेंजिंग और एक्साइटिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी? वो कमीने हंटर्स अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं। अब उन्हें अपने ही तरीकों का स्वाद चखने का वक्त आ गया है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि कोई भी शिकार ब्लड ट्राइब के मेंबर्स से नहीं बच सकता है। मुझे चलना चाहिए, कल मुझे एक लेक्चर देना है। तुम जानते हो, मैं हमेशा। लड़की के पीले चेहरे पर हल्की सी लाली थी। मैं जानता हूँ। नीरज ने और समय बर्बाद किए बिना लड़की के साथ अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के बाद वापस अपनी कार में गया और इंजन स्टार्ट किया। वो तेजी से पार्क छोड़कर चला गया, यहाँ तक कि ड्राइवर सीट से कूदकर कार के रूफ टॉप पर बैठ गया। जब वो तेज हवा का मजा लेते हुए सुनसान सड़कों से गुजर रहा था, उसके वो दो नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे जब वो मुस्करा रहा था। मैं आ रहा हूँ रिया, इस बार तुम नहीं बचोगी, ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। CH-262 फायर क्वीन। यूनिवर्सिटी हमेशा स्टूडेंट्स की एनर्जी से भरपूर रहता था। हर स्टूडेंट आरव जैसा नहीं था, जो हाई स्कूल के दिनों में ही तरह तरह के भयानक डिमन बीस्ट्स का सामना कर चुका था। जब स्टूडेंट्स ने कभी डिमन बीस्ट्स का डर नहीं महसूस किया था, या समाज की बुरी आदतों का असर उन पर नहीं हुआ था, तब मैजिक यूनिवर्सिटीज अपना सम्मान बनाए रखता था। गिरते सूखे पत्तों से ढकी एक बेंच पर बैठी रिया मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जल्द हो रही थी। वो एक साधारण लड़की थी, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कभी भी मैजिशियन बनने की राह पर नहीं चल पाई थी। जब उसने उन स्टूडेंट्स को देखा जो असाधारण शक्तियों के मालिक थे, तो उसे उस वैम्पायर की याद आ गई जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। रिया को पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर उसने टॉप किया हो तो वो भी मैजिक स्कूल में जाकर आज एक मैजिशियन होती और उसे ये सब नहीं सहना पड़ता। आरव का अपार्टमेंट आर्केन यूनिवर्सिटी के पास में ही था, इसलिए उसने रिया को भी यूनिवर्सिटी साथ ले आया। रिया के लिए मैजिक यूनिवर्सिटी में आना एक नया अनुभव था। वो आज से पहले कभी भी मैजिक यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं आई थी। उसने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां वो थी ही नहीं। वो किसी चीज को खोने का एहसास और अफसोस दोनों महसूस कर रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने अकेलापन महसूस किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाए। दिन ढलते ही ठंडी हवाएं चलने लगी। जब कुछ लड़के रिया को शांत बैठा और उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखते तो उसके पास आ जाते। आमतौर पर रिया को मैजिशियंस के साथ दोस्ती करने में खुशी मिलती थी, क्योंकि वो देश के खास लोग माने जाते थे, लेकिन इस वक्त उसका मूड नहीं था। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती तो वो एक आदमी को अंधेरे में छिपा हुआ देखती, और जब उसकी आंखें खुलती तो ऐसा लगता जैसे वो आदमी उसके सामने ही हो। तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। आखिरकार रिया ने एक जान पहचाना चेहरा उसकी तरफ आते हुए देखा, जिसे देखकर उसके दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं जानकारी ढूंढ रहा था। यहाँ की लाइब्रेरी में डिमन बीस्ट्स के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मुझे वैम्पायर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अकेले करने पर बहुत काम होता है। रिया आरव की मदद करने चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल लाइब्रेरी ले चलूंगा, आरव ने सिर हिलाकर कहा। अगले दिन आरव रिया को सुबह सुबह लाइब्रेरी ले आया। कुछ अचानक बने हालातों की वजह से श्वेता भी उनके साथ लाइब्रेरी जाने के लिए आ गई थी। श्वेता बहुत गुस्से में थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी को भी बिना सभी की इजाजत के अपार्टमेंट में लाना मना था, लेकिन आरव एक लड़की को ले आया था जो रात भर वहां रही थी। जब श्वेता अपने क्यूट से टेडी बियर के नाइट ड्रेस में अपने कमरे से बाहर आई, तब उसने आरव के कमरे से एक थकी हुई दिखने वाली लड़की को बाहर आते देखा। तब उसकी डरावनी शक्ल देखने लायक थी। वो बहुत गुस्से में थी
और तुरंत श्रेया को इसके बारे में बताया, आरव के असली कैरेक्टर को उसके सामने लाने के लिए। श्रेया शांत थी, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाई कि आरव ने एक लड़की को अपार्टमेंट में क्यों लाया, अगर उसको सख्त ज़रूरत थी तो। आरव ने हालात को मोटा मोटा समझाया, लेकिन दोनों लड़कियां आरव की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रही, खासकर श्वेता, जो उन्हें लाइब्रेरी तक पीछा करने पर अड़ी थी। माफ़ करना मैडम, मैं अभी काम पर हूँ, तो प्लीज़ मुझे परेशान न करें, आरव ने श्वेता से सख्त लहजे में कहा। हंटर्स का जो काम होता था वो ज़्यादातर समय खतरे से भरा होता था। अगर ज़रूरी हो तो आरव किसी को भी अपने काम में शामिल नहीं करना चाहता था। इसके अलावा रिया को अंधेरे में छिपे एक वैम्पायर ने निशाना बनाया था। आरव ने रिया के लिए एक नया अपार्टमेंट तैयार किया था और वो अभी के लिए उसमें शिफ्ट होने वाली थी। कौन परेशान कर रहा है? क्या तुम वैम्पायर्स के बारे में जानकारी नहीं ढूंढ रहे हो? मैं भी मदद करूंगी, शायद मैं वैम्पायर को पकड़ने में भी मदद कर सकती हूँ, श्वेता ने जवाब दिया। श्वेता ये जानना चाहती थी कि क्या आरव और रिया के बीच कोई सीक्रेट डेट चल रही थी। अगर ऐसा था तो वो अपनी बहन श्रेया को इस एहसान फरामोश आदमी को भूल जाने के लिए राजी कर लेगी। बकवास, मैं तुम्हें इस समय बिल्कुल नहीं देखना चाहता, समझी? आरव का लहजा अचानक कठोर हो गया। उसने श्वेता को मजाक करने का कोई मौका नहीं दिया। आरव के सख्त चेहरे का एक्सप्रेशन देखते ही श्वेता चौंक गई। कुछ पल बाद श्वेता ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ आरव को जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर तुरंत वहां से भाग गई। आरव ने श्वेता के दूर जाने के बाद एक लंबी सांस ली। आरव को चिंता नहीं थी कि श्वेता उसे परेशान करेगी, लेकिन वो जानता था कि इंसान के इलाकों में छिपे ये डिमन बीस्ट कितने बदले की भावना से भरे होते हैं। वो किसी भी समय अंधेरे से निकलकर हंटर्स पर या उनके आसपास के लोगों पर घातक हमला कर सकते हैं। इसलिए आरव कभी भी अपने करीबी लोगों को अपने काम में शामिल नहीं करना चाहता था। हालांकि श्वेता और श्रेया स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे, लेकिन कुछ चालाक डिमन बीस्ट के खिलाफ उनकी इंटेलिजेंस एक हंटर मास्टर का 10वां हिस्सा भी नहीं था, जैसे कि छुटकी। ये डिमन बीस्ट जो इंसानों के बीच रहते थे, अपने आप को छुपाने में माहिर थे और ज़्यादातर समय वो शक्तिशाली लेकिन अनुभवहीन मैजिशियंस को आसानी से मार सकते थे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और इसमें कई फ्लोर्स थे। टॉप फ्लोर पर किताबें काफ़ी पुरानी और कम पढ़े जाने वाली थीं। उस फ्लोर पर ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं थे। आरव और रिया किताबें पलटने लगे जब तक छुटकी उनके पास कोई सुराग के साथ नहीं आती। छुटकी ने नॉर्थ कंट्री क्लब में जासूसी करने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो वैम्पायर कभी नहीं दिखाई दिया जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। छुटकी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह लगती थी। जब वो अपना आम समझदार और गंभीर दिखने वाला व्यवहार छोड़ देती थी तो वो बेहद प्यारी लगती थी। कोई भी उस पर शक नहीं करता था, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। यहाँ तक कि वो वैम्पायर्स भी जो इंसानों के बीच छुपे होते थे उसे नज़रअंदाज कर देते थे। कौन सोच सकता था कि एक मासूम सी छोटी लड़की एक अनुभवी हंटर मास्टर हो सकती है जो डिमन बीस्ट्स को खत्म करने में माहिर है। आरव बस छुटकी के अच्छे समाचार के साथ लौटने का इंतजार कर सकता था, जब तक वो वैम्पायर की कमजोरियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं ढूंढ लेता। आरव उस नज़ारे को कभी नहीं भूल सकता था जब उस वैम्पायर ने अपना दिल निकाला था, फिर भी छेद कुछ समय में अपने आप भर गया था। उन जैसे अजीब क्रिएचर्स के खिलाफ आम तरीकों का इस्तेमाल करना बेकार था, इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि पुरानी किताबों में उसे कुछ जानकारी मिल जाए। आरव किताबों को बारी बारी से देखा रहा था जब उसने किताबों के बीच के गैप से जाने पहचाने सुंदर से बालों को देखा। वही अट्रैक्टिव काले बाल जो आमतौर पर बिल्कुल सीधे होते थे, लेकिन इस समय उसने उसे जलपरी के बालों की तरह उसकी चोटी बना रखी थी। वो रैक से एक किताब चुनने में पूरी तरह मगन थी, शेल्फ के पीछे से उस पर घूरती आंखों से अनजान थी। आरव ने सिर्फ उसकी पीठ देखकर उसे पहचान लिया था। दीप्ति यहाँ क्या कर रही है? आरव ने खुद से कहा। फायर एलिमेंट की क्वीन के बारे में सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके पास हमेशा नया हेयर स्टाइल होता था, जैसे कि दूसरी लड़कियां हमेशा अलग कपड़े पहनती हैं। इससे हर दिन उसका एक अलग तरह का अट्रैक्टिव रूप मिलता था। CH-263 ट्रैप। जब आरव को एहसास हुआ कि हमेशा दीप्ति के साथ रहने वाला साक्षी गायब थी तो वो हैरान हुआ। दीप्ति किसी किताब की तलाश में थी। ऊपर के फ्लोर पर दूसरे स्टूडेंट्स शायद ही कभी आते थे, इसलिए साफ था कि दीप्ति भी कुछ रेयर मैजिक बुक्स ढूंढ रही थी। आरव ने उसे एक बुक उठाते हुए देखा जिस पर रेड कवर था और वो शेल्व्स के पीछे छुप गया। अचानक लड़की ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में बिजली की तरह चमक थी जब उसने आरव की दिशा में घूमकर सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम? दीप्ति ने आरव को तुरंत पहचान लिया। फायर कैंपस के सभी लोग आरव को जानते थे। हाल ही की घटना के बाद उसने एक नया डिमन किंग का टाइटल हासिल किया था।
क्या इत्तेफाक है, आरव ने मुस्कुराहट के साथ कहा। असल में ये आरव का ये पहली था जब उसने दीप्ति को इतना करीब से देखा था। वो सच में फायर कैंपस की फायर क्वीन थी। उसकी मुलायम कोमल स्किन और प्यारी नाक छोड़कर उसकी अट्रैक्शन से भरी आंखें किसी को भी उसकी खूबसूरती में खो जाने के लिए काफ़ी थीं। शायद फायर एलिमेंट का असर था कि वो बाहर से एकदम शांत और एलिगेंट दिखती थी, जैसे एक गुलाब का फूल, लेकिन उसके अंदर से एक अनोखा अट्रैक्टिव ऑरा भी निकल रहा था जो लोगों को उसकी ओर खींच रहा था। उसकी मुस्कान उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश बना देती थी, मानो उसकी मुस्कुराहट से उसकी पूरी शख्सियत में और चाम आ जाता हो। क्या तुम बुक ढूंढ रही हो? दीप्ति ने पूछा। असल में उसने आरव की नज़र पहले ही नोटिस कर ली थी। शुरुआत में उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसकी नज़रें कुछ ज़्यादा देर तक उस पर टिकी रहीं, तब उसने पलट कर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान डेमन किंग आरव होगा, जिसका नाम हाल ही में इतना बदनाम हुआ है। हाल ही के दिनों में उसने उसके बारे में की गई कई सारी बातें सुनी थी। हाँ, लेकिन मैंने कैंपस में ज़्यादा समय नहीं बिताया, इसलिए मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, आरव ने कहा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? दीप्ति ने पूछा। वैम्पायर्स के बारे में कुछ बुक्स, आरव ने कहा। ऐसा लगता था कि दीप्ति यहाँ अक्सर आती थी, क्योंकि वो किताबों के बारे में पहले से सब कुछ जानती हुई लग रही थी, जैसे कि उसे हर चीज़ की जानकारी हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, दीप्ति ने कहा। आरव को थोड़ी हैरानी हुई। उसे बताया गया था कि उनके एलिमेंट फायर क्वीन बहुत ताकतवर और काफ़ी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन उनकी पहली मुलाकात में वो इतनी नर्मदिल और दयालु क्यों लग रही थी? क्या ये हो सकता है कि उसकी खास और अनोखी खूबसूरती, जो उसके सख्त बाहरी रूप के पीछे छुपी थी, उसने आरव का दिल जीत लिया हो? दीप्ति वाकई में हो मौजूद बुक्स के बारे में काफ़ी जानती थी। वो जल्द ही आरव के लिए एक बुक्स का धैर्य ले आए। उसने उसके साथ और बात नहीं की। रिया पर एक नज़र डालने के बाद वो वहाँ से जल्दी ही चली गई। आरव अपनी ज़िंदगी और गोल्स के बारे में उसके साथ चर्चा नहीं कर पाया। कितनी अफसोस की बात है, उसने सोचा जब उसने उसे जाते हुए देखा। जब आरव और रिया ने काम बांटा, तो पता चला कि दीप्ति द्वारा ढूंढी गई बुक्स वही थी जो आरव ढूंढ रहा था। कई बुक्स में फेमस वैम्पायर्स के इतिहास के रिकॉर्ड्स थे और उनके ताकत और कमजोरियों के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए गए थे। बीते कुछ समय के इंसिडेंट्स से ये साबित हो चुका था कि वैम्पायर्स लहसुन, क्रॉसेस या लकड़ी से नहीं डरते थे। उन्हें असल में स्ट्रॉन्ग प्योरिफिकेशन एबिलिटी वाले होली वोटर से डर लगता था। ये होली वोटर किसी धर्म के सेक्रेट आइटम नहीं थे, बल्कि लाइट एलिमेंट के साथ मिक्स्ड एक लिक्विड था। साफ तौर पर वैम्पायर्स डेविल क्रीचर्स थे। उन्हें सनलाइट से डर नहीं लगता था, लेकिन लाइट एलिमेंट मैजिक से उनकी स्किन जल सकती थी, जो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कारगर था। इसके अलावा उन्हें सिर्फ बहुत ताकतवर मैजिक से ही मारा जा सकता था। कोई भी क्रीचर, जैसे अनडेड, दोबारा जिंदा नहीं हो सकता अगर उसे पूरी तरह से टुकड़ों में ब्लास्ट कर दिया जाए। अगर लाइट एलिमेंट मौजूद ना भी हो, तो उन्हें हराने का सिर्फ एक तरीका था, उनसे फाइट करना, उन पर शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना, यानी उन्हें पूरी ताकत से मारना, जिससे उनका वापस जिंदा होना नामुमकिन हो जाए। बुक्स में वैम्पायर्स को ट्रैप करने के तरीके भी बताए गए थे। सभी इंटरमीडिएट मैजिक में सबसे स्ट्रॉन्ग कैद करने वाला स्पेल शैडो एलिमेंट का जायंट शैडो स्पाइक था। सिर्फ ये टारगेट की मूवमेंट को सील नहीं करती थी, बल्कि उनके दिमाग को भी ट्रैप करती थी। लेकिन वैम्पायर्स शैडो एलिमेंट के एक्सपर्ट्स थे और उनका कोई शैडो नहीं था, इसलिए जायंट शैडो स्पाइक बेसिकली बेकार थी। दूसरे इफेक्टिव स्पेल्स वाटर, लाइट या लाइटनिंग एलिमेंट्स के ट्रैपिंग स्पेल्स भी थे, लेकिन आरव अभी तक अपने लाइटनिंग एलिमेंट के हाई लेवल तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसे वैम्पायर से निपटने के लिए मदद की तलाश करनी पड़ेगी। लाइट एलिमेंट की बात करते ही आरव का ध्यान तुरंत रुद्र पर गया। उसका प्राइमरी एलिमेंट लाइट एलिमेंट था और उसका सेकेंडरी वाटर एलिमेंट भी वैम्पायर्स के खिलाफ बहुत कारगर था। आरव ने रुद्र से बात की, जो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मदद करने के लिए मान गया। पहले रुद्र जरूर आरव के साथ बेनिफिट्स के लिए नेगोशिएट करता, क्योंकि काम खतरनाक था और उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अग्निगढ़ शहर में घटना के बाद रुद्र ने आरव को एक सच्चा भाई मान लिया था, जो हमेशा अपने शब्दों पर खरा उतरता था। रुद्र गुस्से से भरा हुआ था, बिल्कुल आरव की तरह, और उसने ठान लिया था कि उन वैम्पायर्स को खत्म करेगा जो खासकर लड़कियों का शिकार कर रहे थे। वैसे भी लड़कियों की पॉपुलेशन बहुत कम थी और ये आधे इंसान और आधे बीस्ट वैम्पायर्स इंसानी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर रहे थे। रुद्र उनके कामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे उन लड़कियों को इंसाफ दिलवाना था। शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी पास ही है। जब मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ, तो सीढ़ियों के नीचे की परछाइयों में एक आकृति दिखती है। जब मैं अपना सिर उठाती हूँ, तो लगता है जैसे कुछ छत पर खड़ा है,
जब मैं पेड़ों के पास से गुजरती हूँ तो लगता है जैसे जोड़ी आंखें मुझे देख रही है। रिया काफी डर गई थी और उसने आरव को ये सब ईमानदारी से बता दिया। जब आरव रुद्र को ढूंढने गया तब रिया कैंपस में अकेली चल रही थी। जब आरव वापस आया तो उसने अपने डर के बारे में उससे तुरंत बता दिया। बुक्स में बताया गया है कि नाइटमेयर वैम्पायर्स की एबिलिटीज में से एक है। वो इसे अपने शिकार के दिमाग में इम्प्लांट कर सकते हैं, या तो अपने शिकार को डर में डालने के लिए या उन्हें लगातार उनके बारे में सोचने पर मजबूर करने के लिए, आरव ने कहा। या शायद वैम्पायर रिया के बारे में सोच रहा है। कहा जाता है कि वैम्पायर्स बहुत जिद्दी होते हैं और अपने शिकारों को आसानी से नहीं छोड़ते, छुटकी ने सीरियस होकर कहा। दोनों ही मुमकिन है, इसलिए हम रिया पर अपनी निगरानी थोड़ी कम करेंगे और रुद्र को ऐसा दिखाने देंगे जैसे वो उसका दीवाना हो, ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके और उसे हम पर कोई शक भी ना हो। आरव ने छुटकी को अपना प्लान समझाया। क्या ये आदमी भरोसेमंद है? छुटकी ने तुरंत पूछा। पक्का नहीं कह सकते, वो एक प्लेबॉय है और मुझे लगता है कि उसका रिया के लिए अट्रैक्शन किसी वैम्पायर से कम नहीं है, आरव ने कहा। छुटकी चुप हो गई। रिया भी क्या कह सकती थी, लेकिन जब तक उसकी बहन का बदला लिया जाता तब तक वो आरव के साथ पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार थी। योजक चिन्ह। आरव अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। इस बीच छुटकी अपने तरीके से रिया पर नजर रखे हुए थी। चूंकि रिया ने कहा था कि वैम्पायर कैंपस में उस पर प्रेशर डालने के लिए घुस सकता है, इसलिए आरव और रुद्र ने वैम्पायर के लिए यहां आर्केन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाल बिछाने का प्लान किया था। आखिर आर्केन यूनिवर्सिटी में शक्तिशाली मैजिशियंस थे। अगर लड़ाई कहीं और होती तो मासूम लोगों की जानें जा सकती थीं। भगवान जाने अगर वैम्पायर हारने पर अपना आपा खो देता तो वो अंधाधुंध हत्या कर सकता था।